हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा ट्रांसफ़र फंक्शन कंसेप्ट, ठीक है, और कुछ और छोटे कॉन्सेप्ट भी हम यहाँ पे कवर करेंगे। तो सबसे पहले हमने ट्रांसफ़र फंक्शन पहले लेक्चर में देख लिया था कि अच्छा किसी फिज़िकल सिस्टम को हमने एक कुछ ब्लॉक फॉर्म्स में कन्वर्ट किया, ब्लॉक से हम फिर एक सिंप्लीफाइड ब्लॉक डायग्राम बनाया, फिर उसको कन्वर्ट करके कुछ GS/1 + GS ऐसा कुछ लिखा हमने, ठीक है। बेसिकली न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर के फॉर्म में लिखा और उसके आगे क्या लिखा, CS/RS यानी आउटपुट अपॉन इनपुट करके कुछ लिखा, ठीक है। तो ट्रांसफ़र फंक्शन एक्चुअल में चीज़ क्या है, ठीक है। तो ट्रांसफ़र फंक्शन की डेफिनेशन क्या होती है, पहली चीज़ तो कि रिलेशन आपका आउटपुट से इनपुट का ये रिलेशन होता है आपका, इसी को ट्रांसफ़र फंक्शन कहते हैं, ठीक है। आउटपुट अपॉन इनपुट का लाप्लास जब हम ले लेते हैं किसी मैथमेटिकल सिस्टम में कन्वर्ट करते हैं अगर किसी फिज़िकल सिस्टम को, तो किसी भी फिज़िकल सिस्टम की मैथमेटिकल मॉडलिंग होती है विथ सर्टेन इक्वेशंस। वो इक्वेशंस क्या होती हैं, ट्रांसफ़र फंक्शन होती है। दीज आर गिवन बाय आउटपुट अपॉन इनपुट और उसका लाप्लास ले लेते हैं, ठीक है। तो ये होता है हमारा ट्रांसफ़र फंक्शन। अभी एग्जांपल लेते हैं तो समझ में आ जाएगा। वहाँ पर तो हमने टैंक के बारे में पढ़ा था, वो एक मैकेनिकल सिस्टम था। यहाँ क्योंकि हम इलेक्ट्रिकल से थोड़ा सा डील कर रहे हैं तो इलेक्ट्रिकल के बारे में ही हम समझेंगे। तो सपोज़ यहाँ पे एक RL सीरीज़ सर्किट है, ठीक है। अब यहाँ पर हमने एक वोल्टेज लगा दिया, ठीक, जिसकी वजह से हमारा एक करंट फ्लो हुई, ठीक है। अब हमको करंट और वोल्टेज का रिलेशन निकालना है। अब देखिए इसमें हमने इनपुट क्या दिया, वोल्टेज, जिसकी वजह से इम्पैक्ट क्या हुआ, एक करंट फ्लो हुई, तो ये हमारा आउटपुट हो गया ना। तो इस केस में आपका आउटपुट अपॉन इनपुट क्या हुआ, पहली चीज़ तो ये देखते हैं। तो दिस इज़ I/V, ठीक है। तो इसकी बेसिकली वैल्यू निकालनी है, बट इसकी सिर्फ वैल्यू नहीं निकालनी, इसके साथ हमको इसका लैप्लास करके वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो अब इसको हम सिंपली कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। यहाँ पर हमने क्या लगा दिया, KVL क्या हो गया, V = I/R + L di/dt, ठीक है। तो इसकी इक्वेशन हम लिखते हैं V = IR प्लस, हमको पता है कि इंडक्टेंस में जब जाता है तो L × di/dt, ठीक है, ये हो जाती है। अब यहाँ पर हम लाप्लास लेंगे, ठीक है। लाप्लास आई होप कि थोड़ा बहुत पता होगा, नहीं तो यहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। तो लाप्लास इसका लेंगे, मीन्स अभी ये स्मॉल में लिखा था तो कैपिटल हो जाते हैं, इतना तो हमको पता होगा, ठीक है। और हमारा ब्रैकेट में S आ गया, क्यों, S डोमेन होता है लाप्लास डोमेन, और फिर I के साथ भी ऐसा ही हो जाएगा, ठीक, इनटू R जो होता है हमारा लाप्लास डोमेन में भी एज इट इज़ ही रहता है, ठीक है। तो इसको R ही हमने लिखा प्लस di/dt, ठीक, ये है और L है। तो L को हम लाप्लास डोमेन में मॉडल करते हैं S × L से, ठीक है। इसी तरीके से कैपेसिटर जब मॉडल होता है तो हमारा 1/CS, ये इतने पर ही ख़त्म नहीं हुआ, S × L IS था। उसके बाद अगर इनिशियली इसमें कुछ करंट अगर फ्लो हो रही होगी इंडक्टर में, तो उसको हम कैसे लिखते हैं, -LI/0, ठीक है। बट यहाँ पर हम देख रहे हैं कि कोई भी इनिशियल करंट नहीं थी, तो इसकी वैल्यू को हम 0 ले लेंगे। अब बची ये इक्वेशन आपकी, ठीक है, ये इक्वेशन आपकी बची। यहाँ से हमको जो हमने इनिशियली देखा था I/V निकालना था, बट इसका लाप्लास निकालना था। इट मीन्स IS/VS निकालना था। IS यहाँ से हमने कॉमन ले लिया, IS यहाँ पे कॉमन लिया, तो यहाँ बचा R प्लस S × L = VS। अब IS/VS अगर हम करेंगे तो IS/VS = हो जाएगा 1/R + SL, ठीक है। ये हमारा ट्रांसफ़र फंक्शन है। इट मीन्स ट्रांसफ़र फंक्शन इज़ नथिंग बट राइटिंग द इक्वेशन ऑफ आउटपुट अपॉन इनपुट एंड टेकिंग इट्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म सो दैट वी कैन गेट अ पर्टिकुलर सिंप्लीफाइड इक्वेशन। दिस इज़ नथिंग बट ट्रांसफ़र फंक्शन, ठीक है। तो ये हमारा ट्रांसफ़र फंक्शन हो गया किसमें, इलेक्ट्रिकल। तो हम ट्रांसफ़र फंक्शन के बारे में कुछ और चीज़ें भी जानेंगे, ठीक है। तो ट्रांसफ़र फंक्शन बेसिकली हमने पढ़ा था कि हाँ, आउटपुट अपॉन इनपुट उसका लाप्लास, ठीक है। तो न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर हो गया, ठीक है, क्योंकि एक हमें फंक्शन मिल रहा था किसका, आउटपुट अपॉन इनपुट का, सम क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्यूबिक इक्वेशन या एक पॉलिनोमियल मिलता था। तो न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, और सपोज़ करते हैं हम कि वो पॉलिनोमियल कुछ ऐसा मिला हमें, ठीक है। अभी इस पे नहीं आते हैं, अभी इस पे आते हैं। तो सपोज़ करते हैं कि यहाँ पर हमको कोई पॉलिनोमियल मिला जिसकी वैल्यू थी S² + 3S + 2 अपॉन
एस स्क्वायर प्लस 7s प्लस 2, ठीक है। ये कोई हमारा ट्रांसफर फंक्शन था, यानी सी एस अपॉन आर एस की वैल्यू कुछ ऐसी थी, ठीक है। तो ये हमें कोई एक फंक्शन मिला था। अब इस फंक्शन से जब हम इसको इन टर्म्स ऑफ रूट्स लिखेंगे तो इसकी वैल्यू आएगी हमारी s प्लस 1, इसको तो हम कैलकुलेट कर सकते हैं, s प्लस 2, यहाँ नीचे होगा s प्लस 3, ठीक है। इसको इस टर्म में लिख सकते हैं। सेम चीज़ यहाँ पर लिखी हुई है, ठीक है। ये 1 जो है ये यहाँ पर Z1 हो गया, 2 जो है यहाँ पे Z2 हो गया, एंड सो ऑन, ठीक। ऐसे होता है फिर s प्लस Z3 और फिर उसी तरीके से डिनोमिनेटर में भी, ठीक है। तो इस फंक्शन को अगर यहाँ पे हम एज्यूम करके चल रहे हैं तो ये जो ऊपर वाले टर्म्स हमको मिले हैं, यानी ऊपर वाली इक्वेशन जो कि न्यूमरेटर की इक्वेशन थी, उसके जो टर्म्स हमको मिले, उसके जो रूट्स हमको मिले, उनको हम कहते हैं ज़ीरोज़, ठीक है। ज़ीरोज़ ये रूट्स होते हैं, ठीक। उसी तरीके से जो डिनोमिनेटर की हमारे पॉलिनोमियल है, इसके जो रूट्स हैं हमारे, जो इस केस में 3 और 4 हैं, उनको हम कहते हैं पोल्स, ठीक। आगे समझ में। और ये कई नंबर में हो सकते हैं, यहाँ पे जैसे 2 हैं, यहाँ पे नीचे भी 2 हैं, तो 2 जीरोस हैं, 2 पोल्स हैं यहाँ पर। और ये जो k है इसको कहते हैं सिस्टम गेन। गेन आप ऐसे समझ सकते हो, कोई भी एक यहाँ पर सिस्टम ले रखा है आपने, ठीक है, उसको इनपुट दिया, सपोज़ यहाँ पर साउंड इनपुट आपने दिया, ठीक है। आपकी साउंड थी, माइक आपने लगा रखा है, ये आपका माइक है, ठीक है। अब साउंड हम एक सर्टेन लेवल x पर बोल रहे हैं, ठीक है, और माइक से ये साउंड हमारे डिवाइस तक जा रही है, रिकॉर्ड हो रही है, उससे पहले ये एम्पलीफाई हो रही है, ठीक है। एम्पलीफायर लगा है, बेसिकली गेन हो रहा है। क्या गेन हो रहा है? ये x हमारा हो सकता है 4x बन जा रहा हो, ठीक है। तो यहाँ पे गेन कितने का हो रहा है? 4 का। तो ये 4 ही वैल्यू जो होगी यही होगा हमारा सिस्टम गेन। ये वैल्यू यहाँ पर दी है, सम कांस्टेंट वैल्यू होगी k की, वो डिफरेंट इक्वेशंस में आपकी डिफरेंट वैल्यूज होंगी, वो डिपेंड करेगी कि आपका सर्किट कैसा है, उसमें k की वैल्यू क्या आ रही है, ठीक है। तो ये k की वैल्यू बेसिकली हमारा सिस्टम गेन होगा, ठीक है। तो ये हम समझ गए। अब इसका दूसरा फॉर्म होता है, ये तो नॉर्मली हमारा पोल जीरो का फॉर्म हो गया। एक होता है हमारा टाइम कांस्टेंट फॉर्म, ठीक है, हमने सुना होगा टाइम कांस्टेंट फॉर्म, समझते हैं अभी उसकी भी इम्पोर्टेंस, या उसको कैसे लिखते हैं और कैसे चीज़ें होती हैं उसको भी हम समझते हैं, ठीक है। अब हमको कुछ करना नहीं है टाइम कांस्टेंट में, बेसिकली हमें ये k को हम एज इट इज़ रहने देते हैं, और यहाँ से हमको Z1 कॉमन लेना है, ठीक है। तो पहले केस में हमने Z1 कॉमन लिया तो बचा हमारे पास, अब Z1 को अगर हम इधर लेकर के आ जाएं, या ऐसे लिखते हैं Z1 प्लस S, तो यहाँ पे आएगा 1 प्लस S अपॉन Z1। सिमिलरली Z2 को अगर हम कॉमन लेंगे तो आएगा 1 प्लस S अपॉन Z2 एंड सो ऑन। अभी हम 2 रूट्स के लिए लेकर के चलते हैं, डिनोमिनेटर में भी सेम चीज़ करते हैं। यहाँ पर हमने P1 को कॉन्स्टेंट कॉमन लिया तो 1 प्लस S अपॉन P1 आया, एंड सेकेंडली P2 को जब लिया तो 1 प्लस S अपॉन P2 हमारा आया, ठीक है। अब हमारे पास ये 4 चीज़ें जो है, ठीक है, ये हमारी अलग से निकल गई। इसको हम k के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, क्यों? क्योंकि ये Z1 की वैल्यू हमने वहाँ पर देखा था जिसमें S प्लस 1 और S प्लस 2, S प्लस 3 और S प्लस 4 था। इसमें ये और यही चारों वैल्यूज़ हैं आपकी Z1, Z2, P1 एंड P2। तो ये कांस्टेंट वैल्यूज़ हैं, तो ये कांस्टेंट के साथ जाके मल्टीप्लाई हो जाएंगे। देयरफॉर अब उस कांस्टेंट को हम k डैश का नाम देते हैं और इस इक्वेशन को लिखते हैं 1 प्लस S अपॉन Z1, 1 प्लस S अपॉन Z2, सिमिलरली 1 प्लस S अपॉन P1 एंड 1 प्लस S अपॉन P2, ठीक है। और K1 की वैल्यू यहाँ पर हमारी कितनी हो गई? K इंटू Z1 Z2 अपॉन P1 P2। इसको कहते हैं DC गेन, ठीक है। दिस वॉज सिस्टम गेन एंड दिस इज़ DC गेन। सिस्टम गेन तब लिखेंगे जब हम पोल जीरो के फॉर्म में लिख रखे होंगे, और जब DC गेन हम तब लिखेंगे जब हमारा, इसको कहते हैं टाइम कांस्टेंट फॉर्म। क्यों कहते हैं टाइम कांस्टेंट फॉर्म? क्योंकि यहाँ पर अब T1 की वैल्यू आ जाएगी हमारी 1/Z1, सिमिलरली T2 की वैल्यू आ जाएगी हमारी 1/Z2, T3 की वैल्यू आ जाएगी हमारी 1/P1 एंड T4 की वैल्यू आ जाएगी हमारी 1/P2, ठीक है। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं इस इक्वेशन को, K डैश 1 प्लस T1 इंटू S, 1 प्लस T2 इंटू S अपॉन 1 प्लस
T3 इंटू एस, 1 प्लस T4 इंटू एस, ठीक है। ये इक्वेशन जो हो गई। अब यहाँ पे T1, T2, T3 और T4 टर्म देख रहे हैं। दीज आर नथिंग बट टाइम कांस्टेंट टर्म्स, ठीक है। अभी हम समझेंगे टाइम कांस्टेंट क्या चीज़ होता है, बट अभी के लिए इतना समझते हैं कि हमको दो इक्वेशंस मिल गए, दोनों में मार्क कर दे रहा हूँ। पहली इक्वेशन ये थी, इसको हम कहेंगे टाइम कांस्टेंट फॉर्म, ठीक है। एंड फर्स्ट वन वाज दिस वन, ये हमारा पोल जीरो फॉर्म है, ठीक है। ये दो तरीके की हमको ट्रांसफ़र फंक्शन की इक्वेशंस मिलती हैं। अब हम समझते हैं कि जो इतना सब ताम झाम हम कर रहे हैं, इसका यूज़ कहाँ पर है, ठीक है। या इसको हम, अगर हमें बोला जाएगा, अभी तो मैथमेटिकली समझ रहे हैं, ग्राफिकली समझेंगे तो थोड़ा और बेटर वे में हमारी अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी, ठीक है। तो हम इस इक्वेशन को लेकर के चलते हैं। ट्रांसफर फंक्शन जो हमारा ये इनिशियली हमने लिया था। अब हम पढ़ते हैं एस प्लेन। एस प्लेन का हमने नाम सुना होगा, एस प्लेन, या यही होता है स्पेस प्लेन। तो स्पेस क्या होता है? स्पेस आपका, पहली चीज़ तो स्पेस आपका इनफाइनाइट तक फैला हुआ है, ठीक है। टेंडिंग टू इनफाइनाइट फैला है, ठीक, दोनों ही डायरेक्शन में। इनफाइनाइट स्प्रेडिंग है स्पेस की, ठीक। और किस डायरेक्शन में? 0 से लेकर के 360, ठीक है। यानी 360 डिग्री, 0 डिग्री से लेकर के आपका स्पेस फैला हुआ है। इट मीन्स इट्स नथिंग बट अ कॉन्टूर ऑफ 0 to 360 डिग्री इन इनफाइनाइट डायरेक्शन, ठीक है। तो इनफाइनाइटली आपका 0 से 360 डिग्री का कॉन्टूर जो होता है उसी को हम एस प्लेन कहते हैं। अब इस पे हमारी प्लॉट किया जाता है कैसे? ये हमारा मैथमेटिकल फॉर्म था, इससे हम ग्राफिकल फॉर्म में बदलेंगे। अब देखेंगे एस Z1, तो एस प्लस Z1 और एस प्लस Z2 जब हम प्लॉट करते थे तो हम कैसे करते थे? इक्वल्स टू 0 करते थे। अब इसमें एस इक्वल्स टू माइनस Z1 आता था और एस ही इक्वल्स टू माइनस Z2 आता था, ठीक। सिमिलरली एस इक्वल्स टू माइनस P1 एंड एस इक्वल्स टू माइनस P2 आता था। अब हमको प्लॉट करना है, ठीक है। तो इस एक्सिस पर हम प्लॉट करेंगे, उससे पहले हम समझ लेते हैं कि एक्सिस कौन कौन सी हैं। तो ये है हमारी सिग्मा एक्सिस, पॉजिटिव डायरेक्शन में पॉजिटिव सिग्मा, ठीक है। क्यों? सिग्मा हमारा हमने पढ़ा होगा Z इक्वल्स टू सिग्मा प्लस J ओमेगा, ठीक है। ये हमने पढ़ा था कॉम्प्लेक्स वेरिएबल्स में, ये होती है इक्वेशन। तो सिग्मा जो हो गया हमारा वो रियल पार्ट हो गया, उसको यहाँ लिख दिया हमने। सिमिलरली यहाँ पे माइनस सिग्मा हो गया, और ये हमारी क्योंकि इमेजनरी एक्सिस है तो ये हो जाएगी हमारी ये नेगेटिव डायरेक्शन माइनस J ओमेगा, और ये हमारी J ओमेगा। तो ये हमारी रियल एक्सिस है, जो एक्स एक्सिस हमारी है वो रियल एक्सिस है, उस पर प्लस माइनस होगा, माइनस प्लस। सिमिलरली हमारी जो इमेजनरी एक्सिस है इसमें हमारा ऊपर प्लस नीचे माइनस, ठीक है। एक वाई एक्सिस हो गई हमारी ये, ठीक। ये दोनों चीज़ें हमसे क्लियर हो गई। अब हमको उसको प्लॉट करना है, तो हम कैसे प्लॉट करेंगे, ठीक है। एस इक्वल्स टू माइनस Z1 था, किस पर है? ये हमारा रियल टर्म है, राइट। इमेजनरी कांस्टेंट इसमें नहीं, इमेजनरी टर्म इसमें नहीं है, J नहीं लगा हुआ है, रियल टर्म है। तो माइनस J1, माइनस मीन्स दिस साइड, ठीक है। 0 है तो 0 के लिए ये सिंबल यूज़ करेंगे गोल सा, ठीक है। इसकी वैल्यू है माइनस Z1। सिमिलरली माइनस Z2, माइनस Z2, कुछ भी वैल्यूज़ हो सकती है। अभी मैं प्लॉट करके दिखा रहा हूँ, और इसमें मैंने Z1 को Z2 से छोटा माना हुआ, इट मीन्स माइनस Z1 जो होगा वो Z2 से बड़ा होगा, ठीक है। तो सिमिलरली इस वे में अब हमको P1 और P2 मार्क करने हैं, तो P1 और P2 को भी हम मार्क करते हैं, और उसको कैसे करेंगे हम मार्क वो भी देखते हैं। तो ज़ीरोज़ के लिए तो हमने सिंपल जीरोज़ यूज़ कर लिए, और हम पोल के लिए अब क्या यूज़ करेंगे? पोल के लिए हम क्रॉस साइन यूज़ करेंगे। तो माइनस P1 है तो माइनस P1 हो गया हमारा, माइनस P2 है तो माइनस P2 हो गया, ठीक है। इन दिस वे वी प्लॉट दिस पर्टिकुलर न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर ट्रांसफर फंक्शन इन ग्राफिकल प्लेन्स या एस प्लेन, ठीक है। एस प्लेन में इस तरीके से हम इसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। तो बेसिकली आज हमें इतना ही पढ़ना है। अच्छा, अब हम टाइम कांस्टेंट के बारे में जानते हैं। टाइम कांस्टेंट क्या होता है? तो हमने सर्टेन सर्किट्स में पढ़ा था, स्पेशली हमने एक किसी इंडक्टर के साथ रेजिस्टेंस लगे सर्किट में देखा था।
इसका टाइम कांस्टेंट हम जानते थे L/R, ऐसा कुछ हमने सुना था, टाउ इक्वल्स टू L/R हम कहते थे। तो बेसिकली टाइम कांस्टेंट वो वैल्यू होती है टाइम की जिसमें ये करंट आपकी राइज हो रही हो या डिके हो रही हो, ठीक है, पर्टिकुलर एलिमेंट से पर्टिकुलर सर्किट के अंदर, वो हमारी टाइम कांस्टेंट वैल्यू होती है। यानी टाइम कांस्टेंट मीन्स एक सर्किट से हम अगर इनपुट उसको दिए और आउटपुट हमको मिल रहा है तो वो कुछ टाइम डिले के बाद मिल रहा है, ठीक है। रेजिस्टेंस के केस में क्योंकि हमने पढ़ा था ज़ीरो ऑर्डर, नाम याद होगा आपको, ज़ीरो ऑर्डर केस पढ़ा था, तो रेजिस्टेंस में क्या हो रहा था, एज सुन एज यू विल अप्लाई द वोल्टेज यू विल डायरेक्टली गेट करंट आउट ऑफ इट, ठीक है। बट इन केस ऑफ इंडक्टर या फिर कैपेसिटर हमें थोड़े से डिले के बाद करंट या वोल्टेजेस मिलते हैं, ठीक है। और वो इसलिए होता है क्योंकि ये स्टोरिंग एलिमेंट होते हैं, ठीक। इंडक्टर हमारी स्टोर करता है मैग्नेटिक फॉर्म में एनर्जी, ठीक है, करंट की हेल्प से। इसका फॉर्मूला होता है ½ Li²। और कैपेसिटर जो होता है वो हमारा चार्ज स्टोर करता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी हमारी स्टोर करता है ½ CV², ठीक है। तो ये चार्जिंग एलिमेंट्स हैं, इट मीन्स इसमें कुछ ना कुछ डिले होगा, उस डिले को ही बताता है हमारा ये टाइम कांस्टेंट, ठीक है। आगे और डिटेल में पढ़ेंगे, बट इस डिले को हमारा टाइम कांस्टेंट एक्सप्लेन करता है, ठीक। तो इसके बारे में पढ़ा, तो हमें बेसिकली इसमें ये ट्रांसफ़र फंक्शन की इक्वेशन याद रखनी है कि ऐसे ही हम मॉडल करेंगे तो आएगी, ठीक है। एंड सेकेंडली हमें ये पता होना चाहिए कि हमको टाइम कांस्टेंट फॉर्म कैसे निकालना है, ठीक है। टाइम कांस्टेंट फॉर्म में इसको हमको कॉमन ले करके और फिर यहाँ पर हमारा सिस्टम गेन की वैल्यू भी बदल जाती है, फिर हमें उससे प्लॉटिंग सीखनी है। थोड़ा सा कॉन्सेप्ट हमें यहाँ पर पता होना चाहिए कि कौन से ज़ीरोज़ होते हैं, कौन से पोल्स होते हैं। एक चीज़ और यहाँ पे जो कि कन्फ्यूजन हो जाता है, तो ट्रांसफ़र फंक्शन हमेशा आपका Z/P होता है, ठीक। Z/P हमेशा याद रखिएगा अपना, जीरोज़ ऊपर होंगे और पोल्स नीचे होंगे। अब इसी तरीके से अगर आपसे बोल दिया जाए कि ये ग्राफ दे दिया जाए और आपको ट्रांसफ़र फंक्शन बनाना है, तो आप सिंपली बना लोगे ना, जैसे आपने फंक्शन से और ग्राफ को प्लॉट किया उसी तरीके से प्लॉटेड ग्राफ से आप ट्रांसफ़र फंक्शन ऑब्टेन कर सकते हो। कैसे ऑब्टेन कर सकते हो, तो आप पहले k लिखेंगे, वो k की वैल्यू आपको क्वेश्चन में गिवन होगी या आपको वो गिवन वैल्यू होगी, तो k लिखा आपने, उसके बाद s+Z1 है ना, तो s+Z1 हो गया, ठीक। कैसे हो गया Z1 कि s इक्वल्स टू -Z1 था यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पे -Z1 वैल्यू लिखी हुई थी, s इक्वल्स टू -Z1 था, क्यों, क्योंकि यहाँ पर ज़ीरो पर आपको यानी रूट में आपको -Z1 मिल रहा है, ठीक। -Z1 पर आपका एक रूट है जो कि ज़ीरो के फॉर्म में, जीरो इसको बोल रहे हैं हम, तो s इक्वल्स टू -Z1 था, देयरफॉर ये ट्रांसफ़र होकर के आएगा, तो s+Z1 इक्वल्स टू 0 हो जाएगा, तो पहला रूट ये हो गया। सेकेंडली उसी तरीके से आपका ऐसे याद रखने के लिए आपको जल्दी से लिखना होगा, तो बस यहाँ पे जहाँ पे माइनस लिखा है वहाँ पे आपको प्लस कर देना है, ठीक है। और जो इस साइड होगा यानी कि प्लस लिखा होगा तो वहाँ पे आपको माइनस लगा देना है, ठीक है। तो s+Z2 हो जाएगा, यहाँ पर आपका s+P1 s+P2, ठीक है। तो आप इस ग्राफ को देख करके, अब इसमें वैल्यूज दे रखी होंगी Z1 Z2 P1 P2, ये कहीं पर भी हो सकती हैं, आप उसके अकॉर्डिंग लिख सकते हैं।